नमस्कार। बिहार के तमाम अपडेट और बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अपना बिहार में आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त नवादा से आ रही है। नवादा में हाथी ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त, हाथी ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। नवादा से ये बड़ी खबर, जंगल से भटककर ये हाथी आए हुए थे और इन हाथियों ने 2 लोगों को कुचला है। बमनौली और सकरा गांव में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। वन विभाग को हाथी के बारे में सूचना दे दी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नवादा से, जहां हाथी ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला है। बमनौली और सकरा गांव में हाथी का उत्पात देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि जंगल से हाथी भटक कर आ गए थे, उसके बाद 2 लोगों की इन हाथियों ने जान ले ली। फिलहाल वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। और अनिल विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? हाथी भटक कर जंगल से आ गए हैं, वन विभाग की टीम क्या वहां पहुंची अब तक? जी देखिए अनूप, जो दोनों इलाकों में जो हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है, दरअसल ये हाथी गया के इलाके से भटककर नवादा आया था। सर्वप्रथम यह हिसुआ के सकरा गांव में घुसा था, जहां वो सेवानिवृत्त पीएचडी के कर्मी शंकर सिंह थे, जिसे उसने अपनी सूर से उठा के पटक दिया, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद से हाथी नारदीगंज के इलाके में पहुंचा, जहां वो बभनौली में एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला, जिसके बाद से दोनों इलाकों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। तो इस प्रकार से हिसुआ और नारदीगंज दोनों सीमा की पुलिस जो है हाथी का पता लगाने में जुट गई है। इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से एक चिट्ठी भी जारी किया गया है कि उस हाथी को उन इलाकों में देखा जा रहा है, तो लोगों को दूरी बनाए रखने का आदेश जारी किया गया है। ये जानकारी मिल पाई कि इस वक्त हाथी किस इलाके में है, कहाँ है मौजूद, कोई जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल अनूप, अभी यह जो हाथी जो है नारदीगंज के इलाकों में घुसा हुआ है, और जो ताल क्षेत्र, जो खेत के जो किनारी हिस्सा होता है, उसी इलाकों में अभी हाथी को देखा जा रहा है। वहां नारदीगंज पुलिस और हिसुआ की पुलिस दोनों टीम संयुक्त रूप से वहां पहुंची हुई है, और वन विभाग की टीम को वहां पे बुलाया गया है, और उसके रिकवरी के लिए वन विभाग की टीम निकल चुकी है। और हाथी के बारे में अभी फिलहाल पूरी तरह से ट्रेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो हाथी अलग अलग गांव से खबर आई जहां हाथी ने 2 लोगों को मार डाला कुचलकर। जंगल से भटककर यह हाथी इस इलाके में आया, तो उसके बाद जबरदस्त उत्पात भी इस हाथी ने मचाया है। चलिए बढ़ते आगे और बात बुलेटिन में मौत बांटते शराब माफिया की करते हैं। तो बिहार में शराब तस्कर जो है अब तांडव पर उतर आए हैं। सीतामढ़ी के कुआरी गांव में छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग में मेजरगंज थाने के एसआई दिनेश राम शहीद हो गए, जबकि चौकीदार लाल बाबू पासवान जख्मी हो गए हैं। शराबबंदी के बाद शराब तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस पर दबाव है कि अवैध धंधेबाजों पर रोक लगाए। पुलिस लगातार छापेमारी भी करती है। मेजरगंज पुलिस भी ऐसी ही सूचना पर छापेमारी करने गई थी, लेकिन वहां बेखौफ तस्करों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम शहीद हो गए, जबकि एक चौकीदार लाल बाबू पासवान गोली लगने से घायल है। मेजरगंज थाना को सूचना मिली कि अपराधकर्मी और शराब के केस में ही पूर्व से वांटेड था। रंजन अपने घर पर आया हुआ है, उसमें पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल 111 के साथ वहाँ बाइक से गए। घर के पास ही प्रवेश करते के वक्त ही भीतर से फायरिंग हुई, जिसमें हमारे 2 कर्मी को गोली लगी। एक सब इंस्पेक्टर दिनेश राम और 111 लाल बाबू को, दिनेश राम को हॉस्पिटल लाने में डेथ हो गई है। सब इंस्पेक्टर दिनेश राम पूर्वी चंपारण के सरसौल गांव का रहने वाला था और फिलहाल सीतामढ़ी के मेजरगंज थाने में तैनात था। घटना की खबर जैसे घर वालों को मिली, वैसे ही चीख पुकार शुरू हो गई। शहीद की मां का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। मुठभेड़ की घटना पर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने दुख जताया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारी छापेमारी पर दिशा निर्देश के बजाय पुलिस पर दबाव बनाते हैं और यही वजह है कि घटनाएं होती हैं। काफी दुखद घटना है। देखिए, सबसे बड़ी जिले में जो घटनाएं घटित होती है, पुलिस
के जो निचले स्तर के थाने हैं उस पर एसपी जो होता है वो कॉपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, दिशा निर्देश देना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए कैसे हम रेड छापेमारी करें। जो सूचनाएं होती है केवल दबाव बनाया जाता है जिसका परिणाम ये होता है। मैं मृतक दरोगा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और मांग करता हूं कि उसकी बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार करे। पुलिस एसोसिएशन की नाराजगी अधिकारियों से है तो हर घटना के बाद सियासतदानों की बयानबाजी शुरू हो जाती है। नक्सली समझते एगो बात होता, नक्सली से मुठभेड़ हुआ है समझते, लेकिन शराब माफिया आज कमांड में नहीं है। जिस तरह से शराब आ रहा है बाहर के राज्यों से और पूरी तरह से पुलिस की मिली भगत से, इसकी जांच होनी चाहिए। किस स्थिति में मुठभेड़ हुआ, वहां क्या मामला है, कॉल डिटेल निकलना चाहिए। शराब तस्कर, दारू माफिया जो कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे प्रशासन और जवान उन दारू माफियाओं पर दबिश डाल रहे हैं, तो ये तो कायराना अटैक किया है हमारे जवानों पर दारू माफियाओं ने ना, और हमारा जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। सीतामढ़ी और नेपाल की खुली सीमा का तस्कर फायदा उठाते हैं। माना जाता है कि इस कारोबार में कई सफेद पोश भी जुड़े हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर और आप देख सकते हैं यह भारत और नेपाल सीमा के बीच स्थित 334 नंबर का पिलर संख्या है और यह दर्शाता है कि भारत की सीमा यहाँ तक है और ठीक इसके पीछे नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि भारत नेपाल का खुली सीमा का लोग फायदा उठाते हैं और शराब माफिया लगातार ताकतवर बनते जा रहे हैं। अपराधियों के साथ उनकी गठजोड़ होती जा रही है और धीरे धीरे वे पुलिस प्रशासन को चैलेंज दे रहे हैं, सरकार को चैलेंज दे रहे हैं, उन पर गोलियां चला रहे हैं और उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। यह सरकार प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय है। पूरे मामले का खुलासा तो जांच के बाद होगा, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि शराब तस्कर बेखौफ हैं, तभी तो पुलिस पर गोलीबारी से बाज नहीं आते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह के साथ सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। तो बिहार में शराब माफिया देखिए इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो आम लोगों के अलावा पुलिस वालों पर भी हमला करने से नहीं हिचक रहे हैं और ये घटना उसी की एक बानगी है। अब हम आपको मुठभेड़ से लेकर गिरफ्तारी तक की पूरी खबर हम आपको बताते हैं कि आखिर कल हुआ क्या था। बुधवार को देखिए सब इंस्पेक्टर को शराब तस्करों की मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सूचना के बाद जैसे मेजरगंज के कुआड़ी गांव में गिरफ्तारी के लिए सब इंस्पेक्टर अपने साथ कुछ लोगों को लेकर गए। पुलिस के पहुंचने पर अपराधी रंजन सिंह और मुकुल सिंह ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। तस्करों ने सब इंस्पेक्टर और चौकीदार पर फायरिंग शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर जो है फायरिंग में दिनेश राम गोली लगने से शहीद हो गए, वहीं चौकीदार लाल बाबू पासवान घायल हो गए, उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थोड़ी देर बाद शराब तस्कर रंजन सिंह का शव मिला। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से दूसरा शराब तस्कर जो था मुकुल सिंह, उसे पकड़ लिया गया। तो तमाम घटनाक्रम जो हम आपको बता रहे हैं। इधर बिहार में शराब माफिया कितने बेखौफ हैं, ये जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। पिछले 3 साल में शराब माफिया ने कैसे करतूतों को अंजाम दिया, जरा ये हम आपको बता दें। देखिए 28 नवंबर 2017 को समस्तीपुर के सराय रंजन में शराब माफिया की फायरिंग में हवलदार अनिल कुमार शहीद हो गए। 15 दिसंबर 2018 को भोजपुर में शराब तस्करों का पीछा करते गाड़ी टकराई। 11 अक्टूबर 2019 को छपरा शराब लेकर घुस रहे तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। 16 जून 2020 को आरा के कौशल दुलारपुर में पुलिस के हथियार छीने गए। 30 दिसंबर 2020 को पटना जक्कनपुर में तस्करों ने एसआई पर हमला बोल दिया। 10 दिसंबर 2020 को मधुबनी राइका के सतलाखा गांव में छापेमारी करने गई टीम पर हमला किया गया। 22 फरवरी 2021 बेगूसराय के पोखरिया में छापेमारी करने गई पुलिस पर पथराव किया गया, ईंट चलाए गए। 28 नवंबर 2017 में सराय रंजन में शराब माफिया की फायरिंग में हवलदार अनिल कुमार शहीद हो गए। तमाम घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं कि कैसे शराब माफिया बेखौफ हो गए हैं। लगातार ऐसी वारदातों को वो पहले से ही अंजाम देते नजर आ रहे हैं।
और एक बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से आ रही है। गोपालगंज में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब के साथ एक धंधेबाज को भी पकड़ा गया है। कुचाई कोर्ट के बलथरी पर कार्रवाई की है पुलिस ने और भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। विदेशी शराब बताई जा रही है। गोपालगंज से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और जब्त शराब की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से। शराब के साथ एक धंधेबाज को भी पुलिस ने पकड़ा है। ये कार्रवाई जो है कुचाई कोर्ट के बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने की है। इधर मुजफ्फरपुर में एक कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना दुबई स्टेशन के पास की है। मोरागांव के रहने वाले राजीव अपने ननिहाल गन्नीपुर बेझा में रहते थे। राजीव को दुकान की मार्केटिंग के लिए समस्तीपुर जाना था। बताया जा रहा है कि राजीव के पास 2.5 लाख रुपए थे और लूट के लिए उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। पहले हम लोग को जानकारी मिला गांव में, थाना के माध्यम से चौकीदार जो पूर्व है उनके माध्यम से खबर मालूम हुआ कि राजीव को गोली लग गया। कौन था राजीव? राजीव बेझा गांव के भागना हुआ। कहाँ जा रहा था? ससुराल जा रहा था। तो घर कहाँ हुआ? गनीपुर बेझा। ऐसे अब मुझे बेझा में ही वासी हो गए वो, लेकिन भगना ही थे वो पहले से गांव के। राजीव शाह नाम है। पिता क्या है? और अब बात मंत्री जी के बयान पर हुए हंगामे की करते हैं। विधानसभा में वृद्धावस्था पेंशन पर चर्चा के दौरान कल जमकर हंगामा हुआ है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने धांधली के विपक्ष के आरोपों को गलत बताया और साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष के लोग ऐसी योजनाओं में गड़बड़ी कर पैसे कमाते थे। इस पर विपक्ष ने ऐतराज जताया और विपक्षी सदस्य सदन के वेल तक आ गए। तब तक अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। विपक्ष ने कहा कि जब तक मंत्री माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन की कार्रवाई जो है वो नहीं चलने देंगे। मांग था कि पहले पेंशन की राशि नकदी मिलता था, इसको हम लोगों ने समाप्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाप्त किया है और अब खाते में राशि जा रही है और यह व्यवस्था इतना सुदृढ़ है कि लोगों को कहीं कोई कठिनाई नहीं होता है। प्रत्येक माह में प्रखंड में जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, सीधा उनके खाता में राशि चली जाती है। की बात वो कर रहे थे, बेतुकी बात कर रहे थे, मंत्री की गरिमा को भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि लोग बाहर आएंगे, करेंगे। हम लोग का प्रोटेस्ट कर रहे थे और मंत्री को ये में रहना चाहिए, नियमावली के हिसाब से बोलनी चाहिए और जो सदन है उसकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। इसको लेकर पूरे बिहार में 27 और 28 फरवरी को ड्राई रन किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में यह वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी तो वहीं प्राइवेट अस्पताल में इसके लिए शुल्क लगेगा। अभी तक प्राइवेट अस्पताल के लिए टीके की कीमत तय नहीं की गई है। उम्मीद जताई जा रही कि 2 से 3 दिनों में कीमत तय हो जाएगी। 1 मार्च से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण की जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। लोगों को जिस बात का इंतजार था वो घड़ियां आ गई हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर के बड़ी घोषणा हुई है कि 1 मार्च से सभी आम लोगों को यहाँ पे कोरोना का वैक्सीन लगाया जाएगा। जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं या फिर 45 साल से ज़्यादा गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित हैं उन्हें कोरोना का ये वैक्सीन लगाया जाएगा। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इसे लेकर के 27 और 28 तारीख तक ड्राई रन शुरू किया जाएगा। बिहार ने एक बड़ी तैयारी की है कि जिस ढंग से पहले जो कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को यहाँ पे जो टीका लगा उसमें बिहार ने सफलतापूर्वक इसे टीका लगाया। लेकिन इस बार जो आम जनों की जो शुरुआत हो रही है इसे लेकर के आज स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और उसमें फैसला लेंगे कि कैसे इसकी तैयारी की जाए और आम जनों को यहाँ पे टीका लगाया जाए। आपको बता दूं कि इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सरकारी अस्पतालों में अगर कोई टीका लेता है तो वो बिल्कुल मुफ्त होगा, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में अगर कोई टीका लेता है तो वो चार्ज देना होगा। ये चार्ज कितना होगा ये स्वास्थ्य विभाग 1 से 2 दिनों में तय करेगा। सर 1 मार्च से ये टीका हम लोगों को भी लगना शुरू हो जाएगा, 60 साल से ऊपर वाले को भी और 45 साल से जो बीमारी से है। कितनी खुशी हो रही है? हाँ, खुशी तो है। मैंने टीका अगर लग जाए, अगर रिएक्शन नहीं अगर करता है, टीका तो लगा है तो बहुत लोगों के कुछ रिएक्शन भी किया है,
लेकिन अगर रिएक्शन थोड़ा बहुत करता है, अगर टीका अगर सब लोगों के अगर लग जाए तो अच्छा है कि आगे से ये बीमारी नहीं हो। क्या कहेंगे कि 1 मार्च से टीका लगने वाला था, पूरा जनता इंतजार कर रही थी कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स को लगा है, आम लोगों को भी लगना चाहिए। अच्छी बात है, टीका तो सभी को लगना चाहिए। ऐसा खतरनाक बीमारी को दूर करने के लिए जरूरी है, टीका लगना चाहिए। देखिए, जो आम लोग हैं इस बात को लेकर के उत्साहित हैं कि यहाँ पे जो टीका है वो मुफ्त मिलेगा सरकारी अस्पतालों में, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में कितना चार्ज लगेगा ये सरकार तय करेगी। लेकिन आम जनता को भी ये टीका 1 मार्च से लग पाएगा, इससे लोगों में भारी उत्साह है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। इधर बिहार में भारतीय रेल की 28 ट्रेनें रद्द हुई और साथ ही 4 स्पेशल ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। इन सभी ट्रेनों को पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल के बछवाड़ा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम शुरू होने के बाद रद्द किया गया। यार्ड रिमॉडलिंग का जो काम है वो 25 फरवरी यानी आज से लेकर 2 मास तक चलने वाला है। यार्ड रिमॉडलिंग के चलते समस्तीपुर बरौनी रेल खंड पर चलने वाली ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा। समस्तीपुर रेल मंडल के करीब 8 जोड़ी ट्रेनें जो है वो रद्द की गई है। कुछ ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। ट्रेनों के रद्द होने के बाद हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश ने। बछवाड़ा में इंटरलॉकिंग के काम होने के कारण इसका असर समस्तीपुर बरौनी रेल खंड पर भी पड़ा है और यहाँ पर जो ट्रेनें हैं करीब 8 जोड़ी ट्रेन को रद्द किया गया है जो अलग अलग तारीखों में है और समस्तीपुर स्टेशन पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। यहाँ जो यात्री यहाँ से यात्रा करेंगे उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खासतौर पर जो दिल्ली की यात्रा करने वाले लोग हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रभाव पड़ेंगे यहाँ पर ट्रेन को रद्द किए गए हैं। कई रद्द किए हुए ट्रेन को जाने दिल्ली जाने वाले और रूट के भी जाने वाले जितना भी इंटरलॉकिंग के चलते जो ट्रेन को बंद कर दिया गया है, जनता पर इतना प्रभाव पड़ रहा है जो कहने की बात नहीं है। इसलिए इंटरलॉकिंग को व्यवस्था करके ट्रेन को चालू करावे और इतना 8 जोड़ी को जो ट्रेनों को जो रद्द किया गया है प्रभाव पड़ रहा है और जनता को आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को भी रद्द की जा रही है। वैशाली सुपरफास्ट भी जो है इंटरलॉकिंग के साथ दूसरा रूट से भी दिया जा सकता है समस्तीपुर होके, लेकिन वह खगड़िया होके भी दिया जा सकता है, लेकिन वह भी आप इंटरलॉकिंग के चलते वैशाली को भी रद्द किया गया है। इसलिए रद्द नहीं किया जाए, उसको चालू कराया जाए, जनता को सुविधा के देखते हुए उसको चालू कराया जाए। तो समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा यहाँ पर बछवाड़ा में जो इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है उसमें वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो समस्तीपुर सहित मिथिलांचल के क्षेत्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं उसको रद्द किया गया। लोगों का कहना है उस ट्रेन को खगड़िया रूट से चलाया जा सकता है जिससे लोगों को सहूलियत होगी, लेकिन फिलहाल इंटरलॉकिंग के कारण जो ट्रेनें रद्द की गई है उसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सिवान में पुलिस का एक अलग अंदाज देखने को मिला। गोपालगंज मोड़ के पास वाहन चलाने वालों को पुलिस वाले फूल देकर ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताते नजर आए। पुलिस की गांधीगिरी वाले अंदाज का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह ने। सिवान में सड़क सुरक्षा को लेकर सिवान प्रशासन द्वारा एक अनोखी पहल की जा रही है। आप देख सकते हैं सिवान एसडीएम और सिवान एसडीपीओ के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यानी गुलाब का फूल देकर ये लोग जागरूक कर रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पे वो लोग जो भी सड़क सुरक्षा को लेकर जो आने जाने लोग हैं उनको अवेयरनेस किया जा रहा है, वहीं फूल देकर लोगों को जागरूक किया। हमारे साथ एसडीपीओ हम जाने की कोशिश करेंगे। सर, ये क्या फूल देकर क्या किया जा रहा है? सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग का जन जागरूकता अभियान है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फूल दिया जा रहा है बड़ी अधिकारियों को। हाँ, माने लोगों को कम से कम ये कहा जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि लोग कम से कम हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो इससे हमारे साथ सिवान के एसडीपी का कहना था कि लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं समाजसेवी भी सड़क में उतरे हुए हैं और समाजसेवी द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर लोग जागरूक किया जा रहा है। आप लोग गुलाब जीवन रहेगा क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो लीजिए गुलाब के फूल की याद रहेगा कि फिर हम हेलमेट लगाएंगे ताकि सुरक्षित बच सकते हैं। नहीं तो हेलमेट नहीं लगाने के कारण कल 3 व्यक्ति को जान चला गया है, उसके लिए उत्साहित किया जाता है और प्रशासन की ओर से
एक सप्ताह के दिवस है जागरण की किस तरह हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना हेलमेट क्यों चाहिए। नहीं लगाए? सर यहीं पर उतरे थे, फल फ्रूट लिए थे तो सोच हेलमेट रखे थे नहीं जी लगाए थे? नहीं, यहाँ से हम आगे से लगा कर आए, अभी फल लिए है ना तो अब चले फिर यहाँ, हाँ जी लगाई कर आए रहे थे। तो देख सकते हैं इन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था और तमाम तरह का आप देख सकते हैं ये जो अधिकारी हैं, समाज सेवी हैं, लगातार जो लोग भी आ रहे हैं ये सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, जागरूक करने में लगे हुए हैं। जो तमाम तरह के जो यहाँ पे अधिकारी है, समाज सेवी हैं, वो लोग सड़क पर उतर एक तरह से सड़क सुरक्षा को लेकर जब देख सकते हैं पूरी तरह से जो यहाँ पे महिला पुलिस बल है वो लोग भी लोगों को जागरूक कर रही हैं। सिवान एसडीपीओ और सिवान एसडीएम तमाम तरह के ऐसे अधिकारी हैं जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आए दिन देखा जाता है कि सड़क सुरक्षा में लोगों की हेलमेट नहीं पहनने का जान चली जाती है। तो इस तरह से सिवान प्रशासन द्वारा एक पहल की जा रही है और लोगों को गुलाब देकर जागरूक किया जा रहा है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और पुलिस सप्ताह के दौरान आज पटना में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। रन फॉर हेल्थ के नाम से बीएमपी 5 के मिथिलेश स्टेडियम से दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। रन फॉर हेल्थ का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि नारायण ने। बाईस से लेकर 27 फरवरी तक बिहार पुलिस दिवस मनाया जा रहा है। अब बिहार पुलिस सप्ताह के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व में देखिए आज आयोजन किया गया है रन फॉर हेल्थ का। रन फॉर हेल्थ के तहत जो है तमाम लोग, छोटे बच्चे हों, पुलिस जवान हो, जो भी शामिल होना चाहता है, ये एक मैराथन दौड़ की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और देखिए ये कार्यक्रम के तहत तमाम साथ में एम्बुलेंस घूम रहे हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पे दौड़ रहे हैं। दौड़ लगा के एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर स्वस्थ रहना है तो दौड़ना ज़रूरी है। इसमें जो लोग हैं देखिए पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस के जो कर्मी हैं या नगर निगम के जो कर्मी हैं, किस कदर हौसला अफजाई कर रहे हैं, तालियां बजा करके जो है वो लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो एक संदेश देने की कोशिश है कि जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए दौड़ना, एक्सरसाइज करना ये ज़रूरी है। आपको बता दें कि 22 से लेकर के 27 तक चलने वाले इससे पुलिस सप्ताह में कई कार्यक्रम होने हैं और उस कार्यक्रम के तहत लगातार लोगों को संदेश दिया जाना रहेगा। लेकिन आज यहाँ पे पटना की सड़कों पे आप देख लें कि रन फॉर हेल्थ का आयोजन है, जिससे लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि स्वस्थ रहना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बाढ़ के पंडारक प्रखंड के मूक बधिर पहलवान गौरव कुमार ने प्रदेश और देश का सम्मान बढ़ाया। राष्ट्रीय मूक बधिर चैंपियनशिप 2020-21 में स्वर्ण पदक जीता है गौरव ने। 57 किलोग्राम वजन वर्ग में हरियाणा के पहलवान वीरेंद्र सिंह को हराकर गौरव ने न सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि 30 मई से 5 जून तक तुर्की में आयोजित होने वाले विश्व मूक बधिर कुश्ती चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल कर लिया। उनकी इस उपलब्धि के लिए 28 फरवरी को बिहार सरकार उन्हें खेल सम्मान से सम्मानित भी करेगी। गौरव के घर लौटने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया।